प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आपके समक्ष कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 5 जो कि वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत हैं का भाग 1 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बच्चों, इस वीडियो में हमको वंशागति के बारे में पढ़ना है। ये देखना है कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार जाते हैं, किन नियमों का पालन करते हैं। साथ ही साथ हमको विविधताओं के बारे में भी देखना है, यानी एक ही प्रजाति के अलग अलग जीवों के बीच में जो अंतर पाए जाते हैं उसको भी देखना होगा। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, इस पाठ को शुरू करूं, आइए सबसे पहले इस पाठ के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं जो हमको इस पाठ में, इस वीडियो में पढ़ना होगा। बच्चों, इस वीडियो को जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम आनुवंशिकता या वंशागति के बारे में देखेंगे कि लक्षण किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं। क्योंकि आनुवंशिकता या वंशागति ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का जाना समानताएं बनाए रखती हैं, फिर भी आपस में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इसलिए हम विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे। और आनुवंशिकता या वंशागति ये दोनों टॉपिक हमारे जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आते हैं उसको जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवंशिकी कहा जाता है, तो इसका एक आइडिया लिया जाएगा। साथ ही साथ आनुवंशिकी पे जो सबसे प्रमुख कार्य किया गया है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है, तो इनका एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देखा जाएगा। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पौधे का चुनाव किया, उस पौधे को इन्होंने क्यों चुना, इसके बारे में देखा जाएगा। और मेंडल ने जिन नियमों का प्रतिपादन किया है उन नियमों को देखा जाएगा। ये 3 नियम हैं जो यहाँ लिखे हैं: लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इतना पढ़ने के बाद ये वीडियो हमारा लगभग समाप्त हो जाएगा, परंतु अंत में 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैक क्रॉस पूर्वज संकरण और टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण, ये दोनों बचेगा, तो इसको कंप्लीट किया जाएगा। और ये आज के हमारे टॉपिक है जो हमको इस वीडियो में देखना है। तो आइए बच्चों, आज हम सबसे पहले अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको आनुवंशिकता या वंशागति कहा जाता है। वंशागति, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। बच्चों, आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि शेर का बच्चा हमेशा शेर की तरह होता है, हाथी का बच्चा हाथी की तरह होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ बाप से लक्षण बच्चों में जा रहे हैं, और माँ बाप से लक्षणों का बच्चों में जाना वंशागति कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। और जो लक्षण माँ बाप से बच्चों में जाते हैं उनको आनुवंशिक लक्षण या विशेषक कहा जाता है, जेनेटिक ट्रेट्स कहा जाता है। ये वंशागति पीढ़ियों के बीच में समानताएं बनाए रहती हैं, इसीलिए मनुष्य के बच्चे मनुष्य जैसे ही होते हैं। परंतु उसके बाद भी अगर आप अपने परिवार में देखिएगा तो आपको अपने परिवार में माँ बाप, भाई बहन, अपने रिश्तेदारों के बीच में आपस में अंतर दिखाई देगा जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। इन अंतरों को विभिन्नताएं कहा जाता है। आइए एक नज़र विभिन्नताओं पर भी डाल लेते हैं। विभिन्नता किसे कहते हैं? एक ही जाति के 2 जीव कभी भी समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है और यही अंतर विभिन्नता कहलाता है। विभिन्नताएं हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं और ये विभिन्नताएं लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण, उत्परिवर्तन आदि के द्वारा हमारे जीवन में आती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होती रहती हैं और हमारे बीच में अंतर को बढ़ाती चली जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब नई पीढ़ी का विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है विभिन्नताएं जैव विकास के लिए कच्चा माल हैं। और ये विभिन्नताएं जो हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, ये विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक वो विभिन्नताएं जो हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, और एक वो विभिन्नताएं जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती हैं और हमारे जीवन काल में हमारे साथ ही समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार विभिन्नताएं 2 प्रकार की हैं। एक सोमैटिक वेरिएशन या कायिक विभिन्नता, ये वो विभिन्नताएं हैं जो हमारे साथ ही समाप्त हो जाएंगी, ये अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगी। दूसरी विभिन्नता जिसको जननिक विभिन्नता कहा जाएगा, जर्मिनल वेरिएशन कहा जाएगा, ये विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आते आते हमने 2 टॉपिक देखा। एक हमने देखा वंशागति और दूसरा देखा विभिन्नता। क्योंकि जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत ये दोनों टॉपिक पढ़े जाते हैं उस शाखा को जेनेटिक्स कहा जाता है या आनुवंशिकी कहा जाता है या आनुवंशिक विज्ञान कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिकी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना तथा आपस में जो हमारे विभिन्नताएं हैं इनकी जो पढ़ाई है उसको जेनेटिक्स या
आनुवंशिकी कहा जाता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा जनक एवं संतति में पाए जाने वाली विभिन्नताओं एवं समानताओं का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो बेटसन द्वारा सन 1905 में किया गया था। आनुवंशिकी में जो सबसे प्रमुख कार्य किया गया है वो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किया गया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जब आनुवंशिकी की शुरुआत हुई, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के नियमों का खोज किया, उसके बाद तकरीबन 1930 तक जो भी कार्य हुआ वो केवल मेंडेलियन जेनेटिक्स पर ही काम हुआ, परंतु 1930 के बाद फिर मॉडर्न जेनेटिक्स का उदय हुआ और आज आप मॉडर्न जेनेटिक्स को हर जगह पाएंगे। आप इसको मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे। जीन थेरेपी बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो हम आगे पढ़ेंगे भी, जीन थेरेपी के रूप में पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सारे टॉपिक आगे हमको पढ़ना होगा। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी दवाएं जैसे इंसुलिन, हिपेरिन, उनका बनना का आधार जेनेटिक्स है। साथ ही साथ अगर प्रौद्योगिकी को देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को देखेंगे, तो पूरा का पूरा प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स पर ही बेस्ड है। कृषि के क्षेत्र में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना, RNAi, ये सारी टेक्निक आगे आने वाली है, हमको पढ़ना भी है। ये सारी टेक्निक, इनका आधार आनुवंशिक विज्ञान ही है। और चूंकि इसमें सबसे प्रमुख कार्य जो किया गया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किया गया था, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में देखते हैं, इनका परिचय करते हैं कि ये कौन थे। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। बड़े होने पर इन्होंने ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी की दीक्षा ली और वहीं रह करके, ये वहाँ थोड़ी सी ज़मीन थी, वहाँ पे ये मटर के पौधे पे अपना प्रयोग करने लगे और 8 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद इन्होंने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष में 3 नियम प्रतिपादित किए और उन नियमों को लेकर के ये ब्रून की रॉयल सोसाइटी पहुँच गए। क्योंकि रॉयल सोसाइटी की ही मान्यता होनी चाहिए तभी वो प्रतिपादित माने जाते थे, मगर वहाँ इनके नियमों को प्रमुखता नहीं दी गई। उसकी कई वजहें सामने आती हैं। उस वक्त रॉयल सोसाइटी के जो मेंबर हुआ करते थे वो बड़े लोग होते थे और मेंडल एक गरीब आदमी थे। उस वक्त चूंकि डार्विनवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन का बोलबाला था, इसलिए भी साइंटिस्टों ने इनको ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ जो उस समय जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उसमें इन्होंने सांख्यिकी का उपयोग किया था, वो भी उस वक्त के वैज्ञानिकों के समझ से परे था। मगर फिर भी मेंडल के जो प्रयोग हैं वो बहुत ही प्रमुख प्रयोग हैं, जिनको इनके मरने के 16 साल के बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जिसमें सबसे प्रमुख ह्यूगो डी व्राइस हैं, उन्होंने दोबारा इसको चेक किया, दोबारा इसको सत्यापित किया और फिर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। अब आइए देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जिस पौधे का चुनाव किया, क्यों इन्होंने पाइसम सेटाइवम या गार्डन पी या उद्यान मटर का ही चुनाव किया। अगर इन्होंने इस पौधे का चुनाव ना किया होता बल्कि किसी और पौधे को चुना होता तो शायद आज हम इनका नाम ना सुन रहे होते। मेंडल ने इस पौधे को कई वजहों से चुना। एक तो सबसे पहली बात, इसका जीवन काल छोटा होता है, 1 वर्षीय पौधा है, 3 से 4 महीने की इसका एक पीढ़ी पूरी हो जाती है और इसलिए इन्होंने अपने पूरे 8 साल के पीरियड में इन्होंने कई पीढ़ियां इसके अध्ययन किया और अपने रिजल्ट को प्रतिपादित किया, अपने नियमों को प्रतिपादित किया। साथ ही साथ इस पौधे को उगाना आसान, इस पौधे को रखरखाव करना इसका आसान और साथ ही साथ इसमें बीज की मात्रा अधिक बनती है, जिससे हमको अगली पीढ़ी ज्यादा प्राप्त होगी और हमारा रिजल्ट अच्छा बनेगा। इस पौधे में कई लक्षण विपरीत हैं लेकिन वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। जैसे अगर पौधा बौना है तो बिल्कुल साफ पता चलेगा कि बौना है, और लंबा है तो लंबा है। हम उन दोनों में अंतर ढूंढ सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। अगर उसका बीज गोल है और दूसरे का बीज खुरदुरा है तो उसको अलग किया जा सकता है। इनके विपरीत लक्षण बिल्कुल स्पष्ट है। साथ ही साथ ये एक उभयलिंगी पौधा है। उभयलिंगी होने की वजह से इसमें नर और मादा जननांग एक ही में पाए जाते हैं और ये अपनी शुद्धता बनाए रखता है, क्योंकि इसके अंदर केवल आत्म परागण ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही पाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अगर हम कृत्रिम परागण कराते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं, तो भी ये जनन कर सकता है, ये जननक्षम है। तो इस वजह से मेंडल ने अपने इस पौधे को चुना और इस पौधे में इन्होंने 7 लक्षणों को चुना। वो कौन कौन से लक्षण हैं? तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। जब इन्होंने इन पौधों को बोया और इसमें से किसी एक लक्षण को देखा, जैसे उदाहरण के लिए तने की ऊंचाई, बहुत सारे पौधों को इन्होंने बो दिया और बोने के बाद इन्होंने केवल ऊंचाई देखा, तो इनको 2 प्रकार के पौधे मिले, या तो पौधा लंबा था या तो पौधा बौना था। इसी प्रकार जब इन्होंने फूल का रंग देखा
तो फूल के रंग में बहुत सारे पौधों में इनको या तो बैंगनी मिला या तो सफेद मिला। इसका मतलब हर लक्षण के लिए दो विपर्यासी विशेषक होते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। यहाँ पे चित्र में आपको सातों लक्षण के विपर्यासी विशेषक दिखाए गए हैं। जो सातों लक्षण हैं सबके दो दो विपर्यासी विशेषक यहाँ मौजूद हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग इन लक्षणों के ऊपर किए और अपने नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने जिन नियमों का प्रतिपादन किया वो 3 नियम हैं, जिसमें प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है, और स्वतंत्र अपयूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम अपनी आसानी के लिए इन नियमों को 2 भाग में बांटेंगे, एक जीन की वंशागति तथा जो 2 जीन की वंशागति। तो बच्चों आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि एक जीन की वंशागति किसे कहते हैं। बात करते हैं एक जीन की वंशागति को। जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए तो इन्होंने केवल एक लक्षण को ही देखा। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इन्होंने लक्षणों को चेक किया तो इन्होंने बाकी लक्षणों को नहीं देखा, केवल एक लक्षण को देखा। और चूंकि इन्होंने केवल एक जीन की ही, एक लक्षण की ही वंशागति का अध्ययन किया तो ऐसे क्रॉस को एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। और जब कभी ऐसी वंशागति कराई जाएगी जिसमें एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाएगा तो ऐसे अध्ययन को एक जीन की वंशागति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए हमने लक्षण ले लिया तने की लंबाई। तने की लंबाई में बहुत सारे पौधों को बोया तो हमको 2 तरह का पौधा मिला, लंबा और बौना। ये भी प्रयासी लक्षण हो गए। और अगर ये पौधा लंबा है तो ये पौधा लंबा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल, कोई फैक्टर, कुछ ऐसा होगा जो इसको लंबा बना रहा। अगर ये पौधा बौना है तो बौना क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसा होगा जो इसको बौना बना रहा। मेंडल ने उसका नाम कारक रखा। लंबे वाले के लिए कैपिटल टी, जिसके अंदर कैपिटल टी होगा वो लंबा बनेगा, और जिसके अंदर स्मॉल टी पहुंचेगा वो बौना बनेगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों को अलील कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर एक ही लक्षण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील कहलाएंगे। एलील किसे कहते हैं? एलील या एलिलोमॉर्फ, जोड़ों में स्थित 2 विरोधी या विपरीत लक्षण। देखिए दोनों जोड़ों में हैं मगर विरोधी हैं, विपरीत हैं। इनको एलिलोमॉर्फ कहा जाएगा या एलील कहा जाएगा। उदाहरण के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो आइए बच्चों इनके प्रयोग को देखते हैं, परंतु इनके प्रयोग पे जाने से पहले कुछ और शब्दावलियां आने वाली हैं, उन शब्दावलियों को देख लेते हैं, क्योंकि बिना उन शब्दावलियों के हम इनके प्रयोगों को समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं समयुग्मजी, होमोजाइगस। अभी हमने देखा कि लंबाई के लिए 2 अलील थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी लंबा बना रहा था, स्मॉल टी बौना बना रहा था। चूंकि मेंडल ने जिस पौधे को चुना वो डिप्लॉयड पौधा है और उसके अंदर जीन जोड़ों में रहते हैं, इसीलिए अलील को 2 बार लिखा जा रहा है। अगर दोनों अलील, किसी पौधे में दोनों अलील एक जैसे हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, अगर दोनों अलील एक जैसे हैं तो इस कंडीशन को कहा जाएगा होमोजाइगस या समयुग्मजी। लेकिन अगर दोनों अलील अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, तो इस कंडीशन को कहा जाएगा विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस। साथ ही साथ जब इन्होंने 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधे लिए और उनके बीच में निषेचन कराया, तो निषेचन कराने पे जो F1 पीढ़ी में जो पौधा बना उसको संकर कहा जाएगा, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाएगा। और जो संकर होगा उसमें दोनों विपरीत लक्षणों वाले अलील एक साथ आ जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों इसके बाद फिनोटाइप और जीनोटाइप 2 और इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं। फिनोटाइप यानी अगर फिजिकल अपीयरेंस, अगर हम बाहर से पौधे को देख रहे हैं तो देख रहे हैं पौधा लंबा है या बौना है, परंतु अंदर से जीन क्या है ये हमको नहीं मालूम। इस कंडीशन को कहा जाता है फिनोटाइप, यानी बाहरी स्वरूप, पौधे का बाहरी स्वरूप कैसा है। लेकिन जब हम उसकी जीनी संरचना को देखेंगे, उसके जीन्स को देखेंगे, तो इसको कहा जाता है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप, किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप तथा जीनी संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। तो ये शब्दावलियां हमारे सामने आने वाली हैं। आइए बच्चों अब मेंडल का हम प्रयोग देखते हैं कि मेंडल ने क्या किया और किस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहले मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया। शुद्ध लंबा यानी जो कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से लंबा था। इसका मतलब जो इसके अंदर अलील होगा वो कैपिटल टी होगा और 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि ये डिप्लॉयड है। तो कैपिटल टी अलील। दूसरी तरफ इन्होंने
पूर्वज में शुद्ध बौना पौधा लिया, ये भी शुद्ध है क्योंकि कई पीढ़ियों से शुद्ध है, और इसके अंदर जो अलील है वो स्मॉल टी है क्योंकि हमको मालूम है कि स्मॉल टी पौधे को बौना बनाता है। जब युग्मक बनने का समय आया, जब युग्मक बनने का समय आया उस समय शुद्ध लंबे पौधे से कैपिटल टी युग्मक बना जो केवल एक ही प्रकार का था क्योंकि इसके अंदर दोनों अलील जो मौजूद हैं वो कैपिटल टी वाले हैं। दूसरी तरफ जब शुद्ध बौने पौधे से युग्मक बना तो इसमें स्मॉल टी वाला युग्मक बना, और जब इसमें संकरण कराया गया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आ गए। कैपिटल टी पौधे को लंबा बना रहा है, स्मॉल टी पौधे को बौना बना रहा है। तो अपने दिमाग से सोचें तो ये पौधे को बीच का होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये पौधा लंबा था परंतु ये संकर कहलाएगा क्योंकि दोनों अलील अलग अलग तरह के हैं। यहां पर मेंडल का पहला नियम का प्रतिपादन होता है जो अभी आगे हम देखेंगे। साथ ही साथ जब इसमें युग्मक बनने का समय आया तो इसमें दो प्रकार के युग्मक बने, एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। दो प्रकार के युग्मक बन गए, और दो प्रकार के युग्मक इसलिए बने क्योंकि ये संकर था और इसके अंदर दोनों अलील मौजूद थे। पुनेट स्क्वायर के माध्यम से जब इसके स्वपरागण को अगली पीढ़ी को दिखाया गया तो ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। पुनेट स्क्वायर, इसको पुनेट स्क्वायर कहा जाता है, और इसकी सहायता से हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की गणना करते हैं। तो यहां पर हमने दोनों अलील ले लिए और यहां पर भी वही अलील ले लिए क्योंकि ये एक स्वपरागण हो रहा है, इसी की जैसी जीनी संरचना वाले पौधे से या स्वयं से इसको क्रॉस कराया जा रहा है। अब अगर इस पुनेट स्क्वायर को देखें तो इधर से कैपिटल टी आया, इधर से कैपिटल टी आया, और दोनों कैपिटल टी मिल गए तो ये समयुग्मजी लंबा पौधा बन गया। साथ ही साथ इसे इधर वाला देखें तो इधर से कैपिटल टी ऊपर से स्मॉल टी, दोनों मिलकर के एक साथ आ गए तो ये संकर लंबा यानी विषमयुगी लंबा बन गया। इसी प्रकार तीसरा वाला भी विषमयुगी लंबा, परंतु चौथा वाला समयुगी बौना पौधा बन गया। ये समयुगी क्योंकि इसके अंदर दोनों अलील एक जैसे हैं। अब अगर इससे हम इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप की गणना करते हैं तो फिनोटाइप अनुपात यानी दिखने में कैसा है, लंबा है कि बौना है, तो हमको तीन लंबे दिखाई दिए, 1 2 3। जीन कैसी है उससे मतलब नहीं है, केवल इनके ऊपर से कैसे दिखाई दे रहे हैं, बाह्य स्वरूप कैसा है। तो तीन लंबे पौधे मिले और एक बौना मिला, इसको कहते हैं फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइपिक रेशियो। साथ ही साथ अगर इसके जीन को देखा जाए तो कैपिटल टी वाला 1, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर वाला 2, और स्मॉल टी वाला 1। तो ये इसका जीनोटाइपिक अनुपात है। तो मेंडल ने अपने दो नियमों का प्रतिपादन इसी एक जीन की वंशागति पर किया है। तो आइए इनके नियम को समझने के लिए हम इसको केवल एक पीढ़ी तक देखते हैं। जो इन्होंने प्रयोग किया इसको एक पीढ़ी तक देखा जाए। अब चूंकि मैं प्रयोग बता चुका हूं इसलिए मैं दोबारा इस प्रयोग को आपको नहीं बताऊंगा। अब आप इसमें ये देखिए कि शुद्ध लंबे पौधे से कैपिटल टी अलील आया, शुद्ध बौने पौधे से स्मॉल टी अलील आया। कैपिटल टी अलील पौधे को लंबा करता है, स्मॉल टी अलील पौधे को बौना बनाता है। जब संकर में दोनों एक साथ आ गए तो होना तो यह चाहिए था कि पौधा बीच का होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कैपिटल टी वाले ने अपना प्रभाव दिखाया, अपना असर दिखाया और पौधा लंबा हो गया। स्मॉल टी वाले का असर छुप गया। यही है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कह रहा है कि हर लक्षण के दो अलील होते हैं और उन दोनों अलील में से एक अलील ताकतवर होता है यानी प्रभावी होता है। कौन सा प्रभावी होगा? जिसका असर F1 में सामने आ जाएगा वो प्रभावी है, और जिसका असर F1 में छुप जाएगा वो अप्रभावी है। इसी नियम को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम कहता है कि हर लक्षण के दो अलील होते हैं और उन दोनों अलील में से एक अलील प्रभावी होगा जिसका असर F1 में आएगा, और एक अलील अप्रभावी होगा जिसका असर F1 में छुप जाएगा। यह है मेंडल का पहला नियम। और इसी एक जीन की वंशागति पर मेंडल ने अपना दूसरा नियम का भी प्रतिपादन किया है। तो दोबारा इस चार्ट को, इस प्रयोग को देखते हैं और गैस करते हैं कि इनका जो दूसरा नियम है वो क्या है। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण, अलग हो जाना, सेपरेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पृथक्करण। कोई चीज है जो इसमें अलग हो रही है, जो साथ में थी और अलग हो गई, तो वो क्या चीज है आइए ढूंढते हैं। अलील को देखा जाए, दो अलील हैं, एक अलील कैपिटल टी, दूसरा अलील स्मॉल टी। दोनों अलील अलग अलग पौधे से आ रहे हैं, एक शुद्ध लंबे पौधे से, एक शुद्ध बौने पौधे से। हो सकता है एक पौधा यहां का हो, दूसरा पौधा 100 किलोमीटर दूर का हो, लेकिन दोनों पौधों से अलील आए और आने के बाद संकरण के बाद ये संकर लंबे में
एक साथ आ गए। कहां पे आ गए? एक ही कोशिका के अंदर, एक ही केंद्रक के अंदर, क्रोमोसोम्स पर आमने सामने बहुत ही निकट आ गए। इतना निकट आ गए कि इनको मिक्स हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी ये मिश्रित नहीं हुए, मिक्स नहीं हुए। और जब युग्मक बनने का समय आया तो एक दूसरे से ऐसे पृथक हो गए जैसे एक दूसरे को पहचानते ही ना हो। इस अलील के पृथक होने को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। चूंकि यहाँ पे जो अलील अलग हो रहे हैं और गैमीट शुद्ध हैं, इसलिए इसको गैमीट की युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो आइए पृथक्करण के नियम को देखते हैं। पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम क्या कहता है? एक संकर में उपस्थित एक लक्षण के दो कारक कभी भी मिश्रित नहीं होते, बल्कि युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इस नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। यानी ये नियम युग्मकों के, यानी ये नियम एलील के पृथक होने का नियम है। इसी नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अब आइए हम दो जीन की वंशागति देखते हैं। क्योंकि मेंडल ने अपने कुछ प्रयोग दो जीन की वंशागति यानी दो लक्षणों के साथ भी किए हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है दो लक्षण। अभी तक केवल एक लक्षण हमने देखा था, परंतु अब यहाँ हम दो लक्षण को देखेंगे और देखेंगे कि क्या दो लक्षण एक साथ जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो क्या ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी वंशागति जिसमें दो जीनों का अध्ययन किया जाएगा, ऐसी वंशागति को द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसमें उदाहरण के लिए एक बीज का रंग एक लक्षण, बीज का आकार दूसरा लक्षण। हर लक्षण के दो विपर्यासी विशेषक हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। बीज के रंग का पीला और हरा। पीला प्रभावी है, हरा अप्रभावी है। पीले के लिए एलील कैपिटल वाई, हरे के लिए एलील स्मॉल वाई। इसी प्रकार बीज का आकार, दो विपर्यासी विशेषक, गोल और झुर्रीदार। गोल प्रभावी, झुर्रीदार अप्रभावी। गोल के लिए एलील कैपिटल आर, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। अब इन्होंने अपने उसी प्रयोग को जो हमने अभी पढ़ा है उसी प्रयोग को दोहराया, परंतु उसको अब दो जीन की वंशागति के रूप में इन्होंने देखा। तो आइए इनके दो जीन की वंशागति को समझते हैं। इन्होंने शुद्ध पीला गोल बीज लिया, शुद्ध जो कई पीढ़ियों से शुद्ध था। पीला एक लक्षण, गोल दूसरा लक्षण। पीले के लिए कैपिटल वाई, गोल के लिए कैपिटल आर। इसी प्रकार इन्होंने शुद्ध हरा झुर्रीदार लिया, हरे के लिए स्मॉल वाई और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। जब युग्मक बना तो कैपिटल वाई में से एक युग्मक इधर आया और स्मॉल कैपिटल आर में से दूसरा एलील युग्मक के अंदर आ गया। साथ ही साथ जब हरा झुर्रीदार में युग्मक बना, स्मॉल वाई में से एक और स्मॉल आर में से एक एलील युग्मक में आ गया। और F1 पीढ़ी में संकर के अंदर जो इसका जीनोटाइप आया वो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। और जब इसमें युग्मक बने तो जो एलील युग्मकों में गए वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, जो भी पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते थे युग्मक के अंदर वो बनाए गए। और पुनेट स्क्वायर के माध्यम से जब इनको स्टडी किया गया, जब इनको पढ़ा गया, पुनेट स्क्वायर के माध्यम से जब इनके स्व परागण को पढ़ा गया, तो स्व परागण का मतलब क्योंकि जो युग्मक यहाँ बने हैं वही युग्मक यहाँ भी होंगे। और पुनेट स्क्वायर के माध्यम से ठीक उसी प्रकार जैसे पहले वाला देखा गया है, उसी प्रकार जब इसको स्टडी किया गया तो इसमें गोल पीला 9 मिला, गोल हरा 3, झुर्रीदार पीला 3, झुर्रीदार हरा 1। तो सवाल ये है कि ये इनका नियम क्या कहता है, दो जीन की वंशागति का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या कह रहा है। ये नियम, इस नियम को समझने के लिए आप ये देखिए कि पीला और गोल दो अलग अलग लक्षण हैं मगर एक साथ है। हरा और झुर्रीदार अलग अलग लक्षण है, एक साथ है। कहां पर है? एक ही कोशिका के अंदर है, केंद्रक के अंदर है, हो सकता है चिपक गए हो। अगली पीढ़ी में पीला और गोल एक साथ है, पता नहीं चला चिपके हैं कि नहीं चिपके हैं, क्योंकि पीला गोल यहां पे भी एक साथ था, यहां पे भी एक साथ था। परंतु जब अगली पीढ़ी आई तो अगली पीढ़ी में हमने देखा कि गोल हरे के साथ चला गया है, एक लक्षण दूसरे के साथ चला गया है। इसका मतलब दो या दो से अधिक लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, और इनका एक दूसरे पर प्रभाव ना डालना इसी को कहा जाता है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो आइए देखते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या कह रहा है। जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों के शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है
तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक दूसरे पे ये प्रभाव नहीं डालते हैं, बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहा जाता है। तो बच्चों यहां तक आते आते हमारा ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हुआ। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हैं, आइए शॉर्ट में उसको भी देख लिया जाए, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बच्चों जो हमने मेंडल का प्रयोग देखा उसको एक पीढ़ी तक अगर देखते हैं तो एक पीढ़ी में संकर लंबा बन रहा है। अगर इस संकर पौधे को किसी भी पूर्वज से, चाहे प्रभावी से चाहे अप्रभावी से, किसी से भी अगर क्रॉस कराया जाए, संकरण कराया जाए, तो ऐसे क्रॉस को बैक क्रॉस या पूर्वज संकरण कहते हैं। और अगर संकर लंबे को या F1 पीढ़ी का जो संकर है उसको केवल और केवल अप्रभावी पूर्वज से क्रॉस कराया जाए तो ऐसे क्रॉस को टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहा जाता है। इसका मतलब हर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, परंतु हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने में सक्षम है। कैसे, आइए इसको भी देखते हैं। अगर हम प्रभावी पूर्वज से बैक क्रॉस देखें, उसी प्रकार कराया गया है, मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा। प्रभावी पूर्वज से बैक क्रॉस कराते हैं तो देखिए, प्रभावी पूर्वज लिया संकर संतान, वही F1 पीढ़ी वाला, और जब इनको क्रॉस कराया तो हमको 50% शुद्ध लंबे पौधे मिले और 50% संकर लंबे मिले, परंतु सब लंबे थे। 100% जितने भी थे सब लंबे थे, यानी केवल एक ही गुण हमको दिखाई दिया फिनोटाइप के रूप में। जीनोटाइप भले ही अलग अलग हो मगर फिनोटाइप में एक ही था। इसी प्रकार जब इनको टेस्ट क्रॉस कराया गया, यानी अप्रभावी पूर्वज से क्रॉस कराया गया, तो अप्रभावी पूर्वज से क्रॉस कराने पे 1 और 1 का रेशियो मिला, यानी दोनों लक्षण अलग हो गए, दोनों जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे अलग हो गए, और विषम युगी लंबा एक मिला, विषम युगी बौना मिला। मान लीजिए हमारे पास कोई एक अज्ञात जीनोटाइप है और अज्ञात जीनोटाइप को अगर हम संकर से यानी F1 पीढ़ी से क्रॉस कराते हैं और अगर हमको फिनोटाइप उसका एक जैसा मिलता है, सब एक जैसा, तो इसका मतलब वो जो अज्ञात जीनोटाइप है वो प्रभावी वाला है। और अगर 1 और 1 का रेशियो मिलता है तो इसका मतलब वो अज्ञात जीनोटाइप अप्रभावी वाला है। इसलिए बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को प्रभावी और अप्रभावी अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने में ये मदद करते हैं। बच्चों यहां तक आते आते हमारा ये वीडियो, ये चैप्टर खत्म होता है, परंतु ये देखने के लिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, इन प्रश्नों को आप कीजिए। अगर आप इसको कर लेते हैं इसका मतलब कि आप इस वीडियो को, चैप्टर को समझ चुके हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, और इसको देखने के बाद अगर आप इसको कर पाते हैं तो जल्दी ही आपको अगला वीडियो जो इस सीरीज का है भाग 2 वो आपको आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।